नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। बीजेपी के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में वो किसी बयानबाजी या अपने मुद्दों को लेकर नहीं, बल्कि करीब 31 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात को लेकर है। बंद कमरे में आधे घंटे तक हुई इस मीटिंग ने कयासों का बाजार गर्मा दिया है। बृजभूषण शरण सिंह की इस मुलाकात ने सूबे की राजनीति में भी हलचल तेज कर दी है। ये किसी से छिपा नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यही नहीं, बृजभूषण ने कई बार योगी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। कई बार वो अखिलेश यादव को छोटा भाई बताते हुए उनकी जमकर तारीफ करके सियासी चर्चाओं को भी जन्म दे चुके हैं। फिर वो अचानक सीएम योगी के दरवाजे पर क्यों पहुंचे? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीएम योगी और बृजभूषण शरण सिंह की जो मीटिंग हुई है, उसको लेकर कई कयास जो है वो चल रहे हैं। इसके क्या है सियासी मायने, और अचानक क्यों बृजभूषण सीएम योगी के दरवाजे पर पहुंच गए? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह कभी नाराज नहीं रहे, न योगी से नाराज इतने ज्यादा रहे, न मोदी से नाराज रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ बैलेंस नहीं किया। थोड़ा सा बैलेंस खराब हो चुका था, इसलिए थोड़ी नाराजगी होना जायज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव था कुश्ती महासंघ से उनको बाहर करने का। फिर उसके बाद दबाव इस बात के लिए भी रहा कि उनको टिकट न दिया जाए, और ये दो दबाव भारतीय जनता पार्टी ने झेल लिया। और ना उनको लोकसभा में टिकट दिया गया और उनको कुश्ती महासंघ से हटा भी दिया गया। दूसरी बात, जब हटाया गया और उसके बाद फिर से चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद जब उन्हीं का एक चुना हुआ प्रतिनिधि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, वो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बन गया जी। तो उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट हुआ ये फोगाट का, और फोगाट के प्रोटेस्ट के बाद जब कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा, इन सारे लोगों ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया प्रोटेस्ट को, और ऐसे बदनाम करने की कोशिश की बृजभूषण शरण सिंह को, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव को सस्पेंड कर दिया। ये केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से थोड़ा सा ये लगा कि कुछ बृजभूषण शरण सिंह को नाराज करने वाली बातें हैं, लेकिन उसे फिर से बैलेंस करने की कोशिश की गई। और लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया गया, और उसके बाद भी बड़े आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोला गया, और बृजभूषण शरण सिंह को भी टारगेट किया गया कि देखो उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, तो दोनों तो एक ही हैं। तो ये सारी परिस्थितियां जब चल रही थी, तो उस समय बृजभूषण शरण सिंह वो भी थोड़े अनस्टेबल हो गए थे। उनको भी लग रहा था कि हम भी कुछ प्रेशर बनाएं पार्टी के ऊपर, और ऐसी स्थितियों में नेतृत्व के ऊपर सवाल ज्यादा नहीं खड़े किए जा रहे थे, लेकिन इंडिकेशन दिया जा रहा था कि हो सकता है हम भी दूसरे विकल्प के लिए तैयार रहें। ऐसे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है, बेटा सांसद है, और उसके बाद उनका जो आधार है, जो पूरा आधार रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए वो सीधे तौर पर दूसरी पार्टी में जाकर कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ये तो तय था। लेकिन पूर्वांचल के अंदर ये जो परिस्थितियां बनती बिगड़ती है, जैसे बृजभूषण शरण सिंह के बेटे तो जीत गए, लेकिन उसके बावजूद पूर्वांचल में लोकसभा के दौरान जो चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं वो लैक दिखा कॉन्फिडेंस में, और जिसके कारण परिणाम भी इनके प्रतिकूल आए। पूर्वांचल के क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा आई, तो ये कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं पार्टी के अंदर कुछ लीडरशिप के लेवल पर समस्याएं पैदा हो गई है, जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिला। अब आगे चुनाव होने वाले हैं, अभी पंचायत के चुनाव में ये शक्ति प्रदर्शन बताया जाता है। पंचायत के चुनाव से सीधे पार्टी को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब ऐसा नहीं है कि उससे कोई बड़ा ऐसा आधार मिल जाएगा जिससे दिखाई पड़ेगा कि इस राज्य में उनके बहुत बड़ी ज्यादा सीटें मिल चुकी है, लेकिन एक संगठन के लेवल पर शक्ति प्रदर्शन होता है कि हमारे समर्थक या भी पार्टी टिकट पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के लेवल पर चुनाव होता है, बिहार में पार्टी लिस्ट चुनाव होता है, पंचायत के चुनाव में पार्टी की भूमिका नहीं होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव चिन्ह होते हैं,
और उसमें भी एंटी डिफेक्शन, चूंकि पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, ये म्यूनिसिपैलिटी के जितने चुनाव होते हैं उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होते हैं, तो इसलिए बाद में कौन पंचायत सेवक, मुखिया, सरपंच या जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद के मेंबर, ये सारे किस पार्टी में कौन जाएगा ये पता नहीं है। लेकिन इसमें एक वर्चस्व दिखाई पड़ता है कि ग्रास रूट लेवल पर आपका संगठन कैसे काम कर रहा है और किन क्षेत्रों में आपकी पकड़ कैसी है जी। इसके बाद आगे 2027 का विधानसभा चुनाव भी होना है। अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2025 आधा खत्म हो चुका है, मतलब 1.5 साल का समय है और 1.5 साल चुनाव के लिए बहुत बड़ा समय नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में ब्रजभूषण का जो कद है, क्या वो बीजेपी अब बढ़ाने वाली है? देखिए, बीजेपी ब्रजभूषण सिंह का कद बढ़ाएगी घटाएगी इससे लेना देना नहीं है, और ब्रजभूषण शरण सिंह ये मानते भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में मेरा कद कैसा रहेगा, क्योंकि अब वो एक पीढ़ी ऊपर के नेता हो गए और उन्होंने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। उनका बेटा सांसद बन गया है। अब वो पॉलिटिकली मजबूत बने रहना चाहते हैं, जिसका लीडरशिप के साथ अच्छे संबंध हो। आगे जरूरत पड़े तो चुनाव लड़ने के बजाय राज्यसभा में जा सकते हैं। पार्टी के लेवल पर काम करेंगे तो संगठन में काम बदलाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में संगठन फिर से बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के लिए पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह की बैठक हुई। फिर उसके बाद दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनका अमित शाह के साथ बैठक हुई। और फिर तीसरे लेवल पर जब इन लोगों से बैठक हुई तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए और उनकी अमित शाह के साथ भी बैठक हुई और जेपी नड्डा के साथ भी बैठक हुई, पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात हुई। मतलब ये बैठक इसलिए की गई है कि उत्तर प्रदेश के संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी है और सरकार में यानी कैबिनेट रिशफल की भी बात चल रही है। तो कुछ लोग कैबिनेट में डाले जाएंगे, मंत्री बनेंगे, और कुछ लोग जो मंत्री हैं वो फिर संगठन में लाए जा सकते हैं और फिर संगठन के स्तर पर बदलाव होगा तो प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी भूमिका तय की जाएगी। उसके बाद महासचिव, पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, अध्यक्ष के कमेटी में लोग, या संगठन में जितने बदलाव हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट से लेकर ऊपर तक, ये सब संगठन में बदलाव किए जाएंगे। अब ऐसे समय में जब योगी संगठन को लेकर सक्रिय है, क्योंकि उनकी भूमिका बढ़ाई गई है, पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, जो पिछले लोकसभा चुनाव में ये माना जा रहा था कि सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप, इन दोनों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर थोड़े कंफ्यूजन हो गए। कंफ्यूजन मतलब संघर्ष नहीं होता, कंफ्यूजन मतलब ये नहीं होता कि दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। कंफ्यूजन मतलब होता है फीडबैक के आधार पर निर्णय लेना। जो फीडबैक आ रहे थे ग्राउंड लेवल पर, तो वो फीडबैक अमित शाह या जेपी नड्डा या पीएम मोदी के पास क्या आए, जो वो फीडबैक योगी आदित्यनाथ की टीम के पास क्या आए, ये किसे चाहते हैं या वो किसे चाहते हैं, और दोनों पर चर्चा हुई, संघ के साथ बैठ के हुई, तो टिकट का फाइनल जो लिस्ट आया उसमें कुछ लोगों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे अयोध्या की बात की जाती है कि अयोध्या में टिकट चेंज करने की बात, कैंडिडेट चेंज करने की बात हो रही थी, नहीं हो पाई, अयोध्या में हार गए भारतीय जनता पार्टी चुनाव। तो इस तरह के गलतियां ना हो, इसके लिए पूर्वांचल के 2 बड़े योद्धा एक साथ मिले और ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़े लीडर भी हैं, कद्दावर नेता भी हैं, और इतने आरोपों के बावजूद अपने क्षेत्र में, जबकि उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत अनुकूल स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रही, अगर रहती तो 60 से ज्यादा सीटें जीत कर आती लोकसभा में, उसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे को जितवाया, आसपास के क्षेत्रों में भी जीत दिलाई और आसपास में भारतीय जनता पार्टी की हार भी हुई। देखिए, मेनका गांधी जैसे लीडर भी हार गई। तो ऐसी स्थितियों में अब जो 2 लोग मिल रहे हैं, पूर्वांचल के 2 महारथी, पूर्वांचल के ही योगी आदित्यनाथ हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं, तो ये दोनों की मुलाकात जो हुई है उसमें ब्रजभूषण सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी, बस एक ऐसा कभी कभी ईगो फैक्टर आ जाता है कि हमने एक मीटिंग के लिए, एक सभा था और उस सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाया था और लास्ट मिनट में उनके ऑफिस से कॉल आया कि मुख्यमंत्री जी का कोई अर्जेंट काम आ गया है, उसके कारण वो उस सभा में नहीं आ सकते, और उससे हमें भी तकलीफ हुई थी। तो हमने कहा कि अब जब मुख्यमंत्री की तरफ से बुलावा आएगा तभी हम जाएंगे, और शायद बुलावा आया है तो वो गए।
नाराजगी कुछ नहीं है। तो अब जो परिस्थितियां बदली है, जो पीडीए कर रहे हैं अखिलेश यादव और जो आगे संभावनाएं चेंज हुई है, जैसे पिछली बार भी चुनाव के दौरान ठाकुर और जाट के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश में झगड़ा दिखा दिया गया कि ठाकुर और जाट आमने सामने, जैसे संगीत सोम और संजीव बालियान, ये दोनों के बीच के संघर्ष को दिखाया गया। मुजफ्फरनगर के लोकसभा सीट हार गए, इससे पहले जीत रहे थे। तो ऐसी ही स्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में दिखाया गया कि ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच, ठाकुर और यादवों के बीच ये जो संघर्ष दिखाया जा रहा कि ब्राह्मण और ठाकुर, जो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लगभग कैडर वोटर हैं, इन दोनों के बीच जो द्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी ये सब मिलजुल कर उसका रास्ता निकालेंगे और आगे संगठन में भी उनको बड़ी भूमिका मिलेगी। मतलब ये सबसे ज्यादा समस्या, ये जो मिलन हुआ है उससे अखिलेश यादव को होने वाली है, मायावती को होने वाली है, क्योंकि आगे के चुनाव की तैयारी के लिए सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जितने पुराने गिले शिकवे आपस में रहे, जैसे केशव प्रसाद मौर्य को भी समझाया गया कि पिछले चुनाव में आपने भी कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी थी जिससे लीडरशिप के अंदर तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर्स हैं हमारे पार्टी के, उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा हुआ। तो मौर्यों का वोट हो या जाटव का हो या यादव का हो, जो लीडरशिप पैदा किया गया है भारतीय जनता पार्टी में और जिसमें मेन टारगेट होता है उत्तर प्रदेश में कि नन जाटव दलित वोट, यानी कि मायावती की जाति के वोट कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं, 20-25% भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है, लेकिन नन जाटव दलित वोट जो है उसमें से 60% मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। उस पर फिर से होल्ड बनाओ, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर दलितों का वोट लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ओबीसी, जिसमें से नन यादव ओबीसी के जितनी जातियां हैं उसमें से एक एक लीडर पैदा किया गया है और वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब उन लोगों को साधो ताकि नन यादव ओबीसी का जो वोट है वो पिछले दिनों जो 70% से जो भारतीय जनता पार्टी को मिलते थे घटकर लोकसभा में 40 से 45% हो गया, उसको भी बढ़ाना है। और फिर सवर्णों के अंदर जो कन्फ्यूजन हो जाता है, ये जो लड़ाने की कोशिश करते हैं ब्राह्मण, ठाकुर, ये सारे लोगों के बीच जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उन नेताओं को भी संगठन और मंत्रालय यानी कि सरकार दोनों जगह पर मेन भूमिकाओं में रखो, एक बैलेंस करने की कोशिश करो ताकि ऐसा न लगे। इसी के लिए किया गया, डिप्टी सीएम अगर केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया तो ब्रजेश पाठक को भी बनाया गया कि एक ब्राह्मण चेहरा भी हो, एक मौर्य चेहरा, ओबीसी चेहरा हो। तो उधर योगी आदित्यनाथ जाति विहीन व्यवस्था वाले लोग हैं क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के हैं, लेकिन उसमें भी इनके बारे में बार बार कहा जाता है। अजय सिंह विष्ट नाम है, उत्तराखंड के ठाकुर हैं और यहाँ पर भगवा रंग का चोला पहन के ये ब्राह्मण बने रहते हैं, ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। ये कई बार विकास दुबे जैसे लोगों का जब इनकाउंटर हुआ था तो यही बात उठी थी। तो ये सारा बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 की तरह भूमिका में आए, 2027 में वापसी हो और 2029 के लोकसभा चुनाव में इस बार 70 से 72 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता, हर बयान, हर मुलाकात के सियासी मतलब होते हैं। सीएम योगी से बृजभूषण की मुलाकात के बाद अब दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर से संवाद के दरवाजे खुल चुके हैं। वही खबरों की माने तो पंचायत चुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। पूर्व सांसद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन में भी बृजभूषण ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब ये मुलाकात क्या रंग लाती है, ये कुछ वक्त में साफ हो जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।